आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी किस प्रकार से बच सकता है। जैसा कि आपसे मैं एक मामला शेयर कर रहा हूं, पुलिस ने कुछ बहुत हल्की मिस्टेक किया था। ऐसा भी कोई नहीं था कि पुलिस ने पूरी तरीके से झूठा मुकदमा तैयार किया था। पुलिस ने की कुछ गलतियों का फायदा आरोपी को मिला है इस मामले में, और आरोपी को, जिसमें कि सेशन कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया था, तो इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। साथ ही ये मामला था के कुमार सेन वर्सेस स्टेट के नाम से था, मद्रास हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। और इस केस में भी, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, कि जहाँ कहीं भी आपका, या तो पुलिस ने अगर कहानी झूठी बनाई है, अगर झूठी कहानी बनाई है पुलिस ने, अगर वो केवल प्लांट की गई है कहानी, तो आप 100% कहीं ना कहीं इसमें कमी निकाल सकते हैं। अगर कहानी वास्तविकता सच्चाई है तो भी पुलिस की कुछ ना कुछ गलतियों का फायदा आपको मिल सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ था। इस मामले की शॉर्ट में स्टोरी ये है कि पुलिस के पास मुखबरी से सूचना मिलती है। मुखबरी मतलब इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देता है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ होने जा रहा है। पुलिस के कुछ लोग होते हैं जो सूचना देते हैं पुलिस को कि यहाँ पे ड्रग्स बेचा जा रहा है। पोरार इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस वहाँ आरोपियों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग होती है, पंचनामा तैयार करना, धारा 50 का नोटिस देना, सील पैक करना, उसके बाद थाने जाना, फिर उसके बाद माल रखवाना वहाँ पे। इस प्रकार से सारी प्रोसीडिंग करने के बाद पुलिस मामले में चार्जशीट फाइल करती है, और इस मामले में कोकीन पकड़ा गया था। चार्जशीट फाइल करने के बाद मुकदमा चलता है। आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। 3 आरोपी थे। अब जब इसकी अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, तो अपील फाइल करने के दौरान प्रोसिक्यूशन की गलतियों पर प्रकाश डाला गया, उसकी गलतियों को उजागर किया गया कि आखिर प्रोसिक्यूशन ने क्या गलतियां की हैं। अब हाई कोर्ट ने उस दलील को स्वीकार भी किया। तो आप ये समझिएगा कौन कौन सी दलीलें थी। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी को सूचना मिलती है, तो उस अधिकारी का पहला काम होता है कि अपने वो सीनियर अधिकारी को सूचना देगा और उससे इजाज़त लेगा। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में जिस एसआई के पास सूचना आई थी, तो उसने ये बताया कि मैंने ये सूचना अपने सीनियर अधिकारी को दे दिया था और उनसे परमिशन ले लिया था। तो जो उनके पास जो कागज़ था, कागज़ से ये स्पष्ट हो रहा था कि एसआई ने सूचना दी है पुलिस अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को। सीनियर अधिकारी ने उसमें ऐसा लिखा है कि इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड, एक्शन टेकन, ऐसा करके लिखा है। और उसमें नीचे साइड दिनांक डाला गया है 16 अगस्त 2018। जब सीनियर अधिकारी से कोर्ट में पूछताछ की गई कि आपको इसकी सूचना पहली बार कब मिली, तो उन्होंने बताया कि जब मेरे को एसआई ने धारा 57 के अंतर्गत सूचना प्रेषित किया दिनांक 17 तारीख को, तब मुझे पहली बार सूचना मिली। तो यहाँ पे कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। आप समझिएगा कि जो कागज़ था पंचनामा में ये था कि 16 तारीख को पुलिस अधिकारी को सूचना मिली है, और पुलिस अधिकारी ने बयान में क्या बोल दिया कि मुझे 17 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली है। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती थी कि मुखबरी ने जो सूचना दिया पुलिस अधिकारी को, तो पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि मुखबरी ने सूचना दिया कि पोरार इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। अब जब उस व्यक्ति से सवाल किया गया कोर्ट में कि आखिर वो वहाँ पे जो पोरार इलाका है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपको कैसे पता कि आरोपी किस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है? वहाँ तो 20-30 बिल्डिंग होगी। तो पुलिस वाले ने कहा कि वो जो मुखबरी है वो खुद मुझे दिखाने ले गया था। तो फिर सवाल किया गया कि अगर मुखबरी खुद दिखाने ले गया था, तो आपने पंचनामे में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मुखबरी ने सूचना दिया और मुखबरी ने खुद ले जाकर के आरोपियों की पहचान कराई। मतलब कि यहाँ भी कहानी में डाउट पैदा हो गया। यहाँ भी कहानी प्लांटेड है। या तो पुलिस वालों को पहले से ही पता था कि आरोपी किस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास खड़ा है, इसलिए उन्होंने ये इस बात को नोट नहीं किया, लेकिन उनकी गलती पकड़ी गई। ये भी फायदा मिला आरोपी को। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कहानी में। तीसरा पॉइंट था धारा 50 के नोटिस को लेकर के। धारा 50 का जो नोटिस होता है वो जितने भी आरोपी है सभी आरोपियों को एक एक करके दिया जाता है। मतलब कि ज्वाइंट नोटिस नहीं दिया जाता है कि 3 आरोपी हैं, तीनों को एक ही नोटिस दे दिए। सभी को अलग अलग नोटिस दिया जाता है। इस मामले में ज्वाइंट नोटिस दिया गया, सभी तीनों आरोपियों को एक ही नोटिस दिया गया। ये भी गलती की गई पुलिस के द्वारा। तो ये भी कहानी में डाउट पैदा कर गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट था वो सर्च और सीजर को लेकर के था। इस मामले में जो घटना हुई है वो 16 अगस्त और 17 अगस्त के बीच जो रात में ये सारी घटना रिकॉर्ड की गई है। तो इस कंडीशन में जो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 42(1) का जो प्रोविजो है वो ये कहता है
कि अगर कहीं पे ऐसी घटना होती है तो उस कंडीशन में पुलिस को वो सर्च करने का वैलिड ग्राउंड लिखना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पे आपने भरोसा किया कि यहाँ पे ये व्यक्ति है और इसकी तलाशी आपको लेना है। क्योंकि अगर सामान्यतः आप रोड चलते किसी की भी तलाशी ले लेंगे तो वो तो उसकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होगा। तो एनडीपीएस एक्ट के मामले में अगर कोई रात में ऐसा जांच कर रहा है तो उसका पहला काम है कि वो ग्राउंड लिखेगा कि आखिर किस ग्राउंड पे उसको भरोसा हुआ कि यहाँ पे ड्रग्स बेचा जा रहा है। इस मामले में वो ग्राउंड नहीं लिखा गया था, ना ही उसकी जो सूचना थी वो सीनियर अधिकारियों को दी गई थी। ये भी इसमें प्रावधान है कि ग्राउंड लिखा जाएगा, साथ में उसकी सूचना जो सीनियर ऑफिसर उसको दी जाएगी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। तो ये भी एक कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कहानी में विरोधाभास पैदा हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट था वो था कि जब भी कहीं पे कोई माल पकड़ा जाता है तो जब उसको थाने ले जाया जाता है तो थाने में एक रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है कि आखिर ये इतने तारीख को इतने बजे माल खाना में जमा किया जा रहा है और फिर उसकी कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था, वो रजिस्टर नहीं था। तो कोर्ट ने इसको संदिग्ध माना। कोर्ट ने माना कि आखिर वो रजिस्टर क्यों नहीं है, कि आखिर माल खाना में वो जो माल था वो रखा गया, कितने बजे रखा गया, किसकी कस्टडी में रखा गया, वो पॉइंट मिसिंग था, वो रजिस्टर नहीं था इस मामले में। तो कोर्ट ने माना कि यहाँ भी विरोधाभास है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने कहानी में जो प्रोसिक्यूशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मामलों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन ने वो काम नहीं किया। इसके बाद अगला पॉइंट था कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में जहाँ कहीं जैसे मान लीजिए कोई जब मौके पे जाकर के कुछ कोई जब्त कर रहा है तो जब्ती के उसी स्थान पे उसको पैक करना होता है जो भी माल जब्त किया, और वहाँ पे सील लगानी पड़ती है। तो पुलिस ने इस मामले में सील लगा दिया, ठीक है, लेकिन उस सील की जांच भी करानी पड़ती है एफएसएल में कि ये जो सील लगाई गई थी ये सील है, और साथ में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो ना तो एफएसएल में भेजा गया जांच करने के लिए और ना ही कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उस सील को जिस सील के माध्यम से इसको पैक किया गया था, जो पूरा माल था। तो ये भी कहानी में डाउट पैदा हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट जो था कि ये जो घटना में जो जब्ती हुई है वो जब्ती हुई है 17 अगस्त को। अब इसके बाद जो माल था कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है 24 अगस्त को, मतलब लगभग 7 दिन का डिले। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये कहना था पुलिस वालों का कि वो जो एसआई थे वो छुट्टी पे चले गए थे, लेकिन वो छुट्टी पे चले गए, उसके बावजूद भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, फैक्ट नहीं था कि आखिर उस माल को किसके पास रखा गया था, जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे गार्ड थे या नहीं थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित था या नहीं था। तो मिला के ये भी कहानी में डाउट पैदा हो गया। तो आप इस प्रकार से समझिए कि ये कुछ, अगर आप सिंपल चार्जशीट पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको लगे पुलिस ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन अगर आपको एनडीपीएस एक्ट के कुछ जो प्रोविजन जो बताए गए हैं अगर उनकी जानकारी है तो ही आप कमी निकाल सकते हैं। तो अगर आपका जो भी मामला है, अगर देखिए ये बात आरोपी को अच्छे से पता होती है कि पुलिस ने कहानी बनाया है या कहानी सही है। तो अगर कहानी बनाई गई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी जरूर होगी। तो अगर इस तरह का मामला आपका भी होता है तो आप भी कहानी में कुछ कमियां निकालने का प्रयास करिए, उसके आधार पे आपको इस तरह के मामले में जो झूठे मामले हैं उससे आपको बरी किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।